हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और साइंस रिपोर्टर मैगजीन आप लोग देख सकते हैं नवंबर 2021 की आप लोगों के सामने मार्केट में 30 रुपये की मिलती है। मैं हर बार बताता हूँ। इसकी जो क्लीन पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ओके, तो आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कीजिए। और देखिए, पढ़ने अगर आप बैठे खुद से वीडियो ना देखें और खुद से पढ़ने के लिए बैठे तो बहुत सावधानी से इसको पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हमारे काम की हैं। ओके, लाइक आप यहाँ पर देखें कि इस मैगजीन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इस मैगजीन के अंदर मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स और उसमें इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मेगा साइंस प्रोजेक्ट होते क्या है, पहले तो मेरी उस डेफिनेशन को सुनो। तो मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स आर हाई बजट ग्लोबल एक्सपेरिमेंट्स डेट इन्वॉल्व थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि इसके अंदर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ जो साइंस के क्षेत्र में स्टडीज़ होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और फंडामेंटल ब्रेक थ्रोज देखने के लिए मिलते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस। बात समझ में आई आपको? तो इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे चले हुए हैं। ग्लोबल लेवल पर हम इन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। लाइक आप देखो, पहले नंबर पर लिखा हुआ है इंडिया एट सन, CERN। ये प्रोजेक्ट, इसका नाम है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसका अपना एक कोलाइडर है जिसका नाम है लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। उसके बारे में हमें जानना है। अब कितना हद तक जानना है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप जानते हैं कि कितना पढ़ना चाहिए, कितनी डेप्थ में पढ़ना चाहिए, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो के हिसाब से आप देखिए कि हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। ओके, दूसरा है इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर है, ITER है, स्क्वायर किलोमीटर एरे है, फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च है, 30 मीटर टेलीस्कोप है। ये सब कितना काम का है वो हम यहाँ से देखेंगे, पढ़ेंगे सबके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और चलिए फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हो जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो कभी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है इसी बात पर। आगे चलते हैं और पहले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ मेगा साइंस प्रोजेक्ट। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। ऐसी ऐसी स्टडीज़ आपको पता लगेंगी यूनिवर्स के बारे में जिससे कि आगे के 1000 दरवाजे और खुलेंगे। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स, द चार्म ऑफ मेगा साइंस, सन एंड इंडिया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सन की, CERN। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये सन जो नाम रखा गया है ये बेसिकली फ्रेंच नेम है। ओके, तो इसीलिए इसका नाम सन पड़ गया। वैसे इसकी फुल फॉर्म देखोगे आप तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च मिलेगी आपको। अच्छा, अब इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देखें सन के बारे में तो क्या लिखा हुआ है। इनकी वेबसाइट का पहला पेज जहाँ पर आप इसको खोलोगे, ये इनका लोगो है। इनके साइट पर पहले पेज पर लिखा हुआ है, एट सन वी प्रोव द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकल्स दैट मेक अप एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टिकल्स 1000 तरीके के हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पर इन पार्टिकल्स के ऊपर उनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को जानने की कोशिश की जाती है सर्न के अंदर। वी डू सो यूजिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो दुनिया के जितने कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी सहायता से हम ये सब जानने की कोशिश करते हैं। ये इन लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा है। मैगजीन के अंदर क्या दिया गया था वो भी बताऊंगा। पहले आपको समझना है कि सर्न क्या होता है, कैसे काम होता है। ओके, मैगजीन के अंदर से आपको इस आर्टिकल की सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ना था। बाकी आपको कंफ्यूज होना है तो आप उस मैगजीन को पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसको नहीं पढ़ना है। ओके, देखो, अगर चीज़ें जहाँ जिस हद तक आपको समझ में आ रही हैं वहाँ तक आपको पढ़ना है, उससे आगे आपको नहीं पढ़ना। साइंस का ये फंडा है आपका, क्योंकि जनरल साइंस के नाम पे आपके सिलेबस में ये चीज़ें दी गई हैं। देखिए, इसका नाम मैंने आपको बताया, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। फ्रेंच में अगर हम इसका नाम देखें तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट इसको कहा जाता है CERN सन। ओके, ये एक यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी। याद रखना, ये बात कर रहा हूँ मैं पार्टिकल फिजिक्स, यानी कि पार्टिकल्स की बात इसके अंदर में होगी। 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली जेनेवा के अंदर बेस है। और जेनेवा के अंदर तो बेस है और आपको मिल जाएगा कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर इसका जो हेडक्वार्टर बेसिकली यहाँ पर पड़ता है। और इसके जो मेंबर्स हैं वो लगभग 23 मेंबर्स इस टाइम इसके अंदर में प्रेजेंट हैं। इसराइल एकमात्र ऐसा नेशन है जो कि यूरोप का नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी फुल मेंबरशिप इसके पास है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ पर निकल सकता है या फिर एक पॉइंट निकाल करके आपको सन के बारे में पूछ सकता है। ओके, ये UN के अंदर में आता है। CERN is an official UN observer. Okay, the acronym CERN is also used to refer the laboratory which in 2019 had
देखिए आप कितने सारे साइंटिस्ट यहाँ पर हैं, लगभग 2660 के करीब साइंटिस्ट यहाँ पर हैं, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इसके अंदर मिल जाएगा, इसीलिए तो इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया है। ओके, साइंस मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड, देखिए इसका काम क्या है, जो आपकी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, इसका काम ये है कि ये प्रोवाइड करती है द पार्टिकल एक्सीलरेटर्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का काम करती है कि कोई साइंटिस्ट है, जैसे उसने कुछ डिस्कवरी करनी है, उसको जानना है कि ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, तो उस पार्टिकल को ऐसे खुले में टेस्ट नहीं कर सकते, ना ही किसी लैब में टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको हाई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा ताकि उसको एक स्पीड यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए। तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा बाई सर्न। ओके, तो जितने भी हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर पार्टिकल्स हैं या फिर रिसर्च होती हैं वो सारी की सारी सर्न के अंदर में यहाँ पर होंगी। ओके, तो ये काम होगा। इनकी अपनी एक साइट है, साइट का मतलब है कि एक जगह है जिसका नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ये एक मशीन, एक तरीके से आप कह सकते हो, इस मशीन के द्वारा जितने भी पार्टिकल्स हैं फिजिक्स के अंदर उन सभी की संरचना को, जितने भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं उन सभी की संरचना को यहाँ पर देखने का काम किया जा सकता है। इस कोलाइडर के जरिए आप दो पार्टिकल्स को कोलाइड करने का काम, उनकी संरचना को जानने का काम कर सकते हो। ओके, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोलाइडर है और हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर है, इसीलिए आप जितने भी एक्सपेरिमेंट करोगे रिलेटेड टू पार्टिकल फिजिक्स वो यहाँ पर होते हैं। ओके, आपने सुना होगा WWW, तो वो भी यहाँ से निकल करके आया था, सर्न ही इसका बर्थ प्लेस है। ओके, तो आप यहाँ पर देखो ये सर्न का लोगो हो गया, ये कंट्रीज़ हो गई जो कि सर्न का हिस्सा हैं। ओके, सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है जैसा कि आपको बताया, लेकिन इंडिया इसमें फुल्ली एक्टिव है। ओके, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन हम यहाँ पर पूरी तरीके से साइंस के क्षेत्र में देख सकते हैं। इजराइल एकमात्र यहाँ पर ऐसा कंट्री है जो कि नॉन यूरोपियन कंट्री आपका है। ओके, 1954 में बना था, मैंने आपको बताया इसको, और स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में बेसिकली इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। 23 कंट्रीज आपकी यहाँ पर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंसीज और कुछ नहीं जानना, ठीक है। 2-3 पॉइंट शुरू के आपको यहाँ पर जानने हैं। इनका मैंने आपको बताया अपना एक कोलाइडर है जिसका नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जिसकी मदद से जितने भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो उन सभी की टेस्टिंग इस कोलाइडर के अंदर की जाती है। इमेजेस के जरिए समझेंगे, बाकी चीज़ें भी देखेंगे। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा है और हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर है। ये बिल्ड किया गया था बाय यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सन के द्वारा। 1998 से लेकर के 2008 के बीच में इसको यहाँ पर तैयार किया गया था। लगभग 10,000 साइंटिस्ट ने मिलकर के इसको यहाँ पर तैयार किया था और लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन इसके अंदर लगा था। अब देखिए जो सर्न है वो 1954 में बना और ये जो आपका LHC है यानी कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है ये आपका 1998 में बन करके आया। ओके, अब ये क्या है, ठीक है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या है? तो ये कुछ नहीं है, आपने जमीन खोद करके आपने एक टनल यहाँ पर बना दी। उस टनल के अंदर आपने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करा अंडरग्राउंड। ओके, ये सब काम अंडरग्राउंड होगा, जितने भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स वगैरह की चीज़ें ये सब अंडरग्राउंड होंगी। और इस तरीके से हमने इट लाइज इन ए टनल जो कि 27 किलोमीटर जो है वो इस सरकमफ्रेंस में यानी कि गोल इसको यहाँ पर बनाया गया है। एक सेकेंड, ये देखिए आप, ये इमेज देखिए आप, ठीक है। तो इस इमेज के अंदर आप यहाँ पर ये वाला सर्कल देखिएगा, ठीक है, ये वाला सर्कल जिसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ओके, ये कोलाइडर एक सर्कल के रूप में यहाँ पर बनाया गया है जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट कंटिन्यूअस रह सके। ओके, इस चीज़ का भी आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। और ये आपका जेनेवा हो गया, ये स्विट्जरलैंड का मैप है। और ये आपका जो यहाँ पर आपका लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, इससे बड़ा कोलाइडर बनाने की बात चल रही है जो कि आप दूसरे वाले ग्राफ में दूसरे वाले गोले में देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट किया। मैं आपको नीले कलर से करके दिखाता हूँ। ये प्लान है, ये और ज़्यादा प्लान यहाँ पर हम इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा बड़ा हेड्रॉन कोलाइडर हम यहाँ पर बना सकें। लेकिन अभी जो कार्य प्रगति पर है वो आपका इस समय जो चालू है वो है आपका लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। तो हमें फिलहाल इस पर फोकस यहाँ पर करना है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि ये 27 किलोमीटर लंबा जो सरकमफ्रेंस में है और इसकी जो गहराई है वो लगभग 175 मीटर नीचे हमने ज़मीन के इसको बनाया है। फ्रांस स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर है। ओके, इस चीज़ को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि ये बॉर्डर पर आपका पड़ता है। ओके, और साइंटिफिक बेसिकली कोऑपरेशन के लिए है तो इन चीज़ों पर कोई भी लड़ाई नहीं होती है। ओके, द कोलाइडर हैज़ 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स, इसके अंदर 4 क्रॉसिंग पॉइंट हैं। वेयर द एक्सीलेटर पार्टिकल्स कोलाइड, जहाँ पर जो पार्टिकल्स वर्क करते हैं। देखिए अब अगर इसके बाद से आपको समझ में आना बंद हो जाता है तो आप समझ जाइए कि हमें इतना ही यहाँ पर पढ़ना था, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उससे पीछे का जरूर से याद रहेगा और वहीं पर रुक जाएंगे तो हम उतना भी भूल जाएंगे। ओके, तो ये आपका जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है ये प्राइमरी
प्राइमरली अगर हम बात करें प्रोटॉन बीम्स हैं, इनको यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हो। और इट कैन ऑल्सो एक्सीडेट बीम्स ऑफ हैवी आयंस, लेड कोलिजन आप यहाँ पर करा सकते हो, प्रोटोन लेड कोलिजन करा सकते हो। ओके, तो इस तरीके के बहुत सारे कोलिजन्स इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। एक महीने में ये सब काम चलते रहते हैं वहाँ पर। तो द गोल ऑफ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ जानो या मत जानो, LHC's गोल इज़ टू अलाउ फिजिसिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट दुनिया में मौजूद हैं उन सभी को उनकी प्रेडिक्शन, उनकी थ्योरीज को सिद्ध करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का काम ये इस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर किया जाता है। ओके, तो इज टू टेस्ट द प्रेडिक्शन ऑफ डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पार्टिकल फिजिक्स इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हिग बोसोन। ओके, तो हिग बोसोन एक तरह का पार्टिकल ही है, उसकी भी प्रॉपर्टीज इसी कोलाइडर के जरिए यहाँ पर देखी गई थी। तो ये कोलाइडर काफ़ी अच्छा यहाँ पर सिद्ध हुआ है। ओके, और पार्टिकल फिजिक्स के अंदर जितनी भी थ्योरीज रह रही हैं, जितने भी अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस रह रहे हैं, उन सभी की जांच इसके अंदर में की जा सकती है। तो इस कोलाइडर का अपना इंपॉर्टेंस है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए था अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, अब ये आप ग्राफ देखिए, डरिएगा मत, डरिए मत, ठीक है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, इस सर्कल की ये एक तरीके से हमने सरकमफ्रेंस तैयार की है। इस सरकमफ्रेंस पर आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइक आप यहाँ पर देख रहे होंगे LHC यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, LHC का मतलब है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। तो इसका एक ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है। ये जो सरकमफ्रेंस है ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है। और जो कि आपको ये वाला सर्कल मैंने पहले दिखाया था ना, ये वाला जो मैं अब कर रहा हूँ, इस सर्कल को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लंबा किया है। इस सर्कल के अपने कई सारे पार्ट हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ये भी बताया। अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है द कोलाइडर हैज़ 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स। इन 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स पर अपनी अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगी हुई है। एक पॉइंट को क्रॉस करते ही देखिए 4 पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड CMS, दूसरा इज एलाइस, तीसरा इज एटलस एंड फोर्थ इज LHCb। ओके, अब ये क्या है, कैसे हैं, वो कितना पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये चारों आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है उसके अंदर के पॉइंट यहाँ पर हैं। ओके, तो एटलस है, उसकी फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी, ये टोरिनोइडल LHC अपार्टस, ये सारे के सारे पार्ट्स हैं बेसिकली आपके इस कोलाइडर के। दूसरा है CMS, कॉम्पैक्ट म्यून सोलेनोइडल। ओके, तो इनको यहाँ पर आप देखिए कि द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, हम साइंस रिपोर्टर मैगजीन पढ़ रहे हैं अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिखी हुई मैगजीन थी। ये बेसिकली यूपीएससी के बच्चों के लिए थी ही नहीं, ठीक है। ये बहुत ही आपको सावधानी से पढ़ने की चीज़ है। हमें कितना निकालना है कितना नहीं निकालना उसको हमें देखना है। ओके, द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इज़ अ 4 मेजर एक्सपेरिमेंट। 4 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हैं, जैसा कि आपको मैंने पिछली इमेजेस में भी दिखाया। एटलस, CMS, LHCb और एलाइस, 4 तरीके के टेस्ट इसके अंदर में हैं। इस तरीके की पूरी एक ट्यूब हमने 27 किलोमीटर की सरकमफेरेंस में बनाई है। ओके, अब इसके दो आपको हिस्से यहाँ पर याद रखने हैं। 4 हिस्से हैं, इनके 2 हिस्से याद रखने हैं, जिसका पहला नाम है कॉम्पैक्ट म्यून सोलेनॉइड और CMS एक्सपेरिमेंट इसको यहाँ पर कहा जाता है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट जो 2 लार्ज जनरल पर्पज एक्सपेरिमेंट हैं, देखिए ये जो 4 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हैं, ये वाले 1 2 3 4, जिनमें से एक का नाम है एटलस, दूसरे का नाम है CMS, तीसरे का नाम है LHCb और चौथे का नाम है एलाइस। इनमें से 2 इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है एटलस और CMS। ओके, ये दोनों लार्ज हैं, इन दोनों को हमें याद रखना है। हमें थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना है, जस्ट 3 लाइनें 2 लाइनें। ओके, तो CMS क्या है, कॉम्पैक्ट म्यून सोलेनाइड, इसको सोलेनोइड इसको यहाँ पर कहा जाता है। ये 2 जो जनरल पर्पस पार्टिकल फिजिक्स के डिटेक्टर्स हैं जो कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर लगाए गए हैं, उनमें से एक है। ओके, इसका गोल इंपॉर्टेंट है। द गोल ऑफ CMS एक्सपेरिमेंट इज टू इन्वेस्टिगेट अ वाइड रेंज ऑफ फिजिक्स इंक्लूडिंग द सर्च ऑफ हिग्स बोसोन। तो जो हिग्स बोसोन है, मैंने आपको बताया कि वो आपका जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है उसकी मदद से ही उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस किया गया था, उसको निकाला गया था। और उसी का ही जो पार्ट है कॉम्पैक्ट म्यून सोलेनॉइड, इसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक्स्ट्रा डायमेंशन एंड पार्टिकल्स दैट कुड मेक अप डार्क मैटर, इन सभी को आप इस एक्सपेरिमेंट के जरिए देख सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर आप देखो 47 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये सब हमारे काम का यहाँ पर नहीं हो जाता। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है उसका नाम है एटलस, जिसका नाम है इसको आप अगर आप फैलाओगे तो कहेंगे ए टोरेनोइडल LHC अपार्टस। उसका ही एक हिस्सा है, 4 में से एक पढ़ लिया हमने CMS। ओके, और दूसरा जो हिस्सा है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है एटलस।
एटलस इज द लार्जेस्ट एंड जनरल पर्पस पार्टिकल डिटेक्टर, जो कि LHC का हिस्सा है। ओके, और स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। जब सारी चीज़ें स्विट्जरलैंड के अंदर ही हैं तो वहीं से ही आप इसको देखोगे। द एक्सपेरिमेंट इज डिजाइन टू टेक एडवांटेज ऑफ प्री unprecedented energy available at the LHC and observe phenomena that involve high massive particles which were not observable using early low energy accelerators। देखिए, जब आप पार्टिकल्स की वहाँ पर बेसिकली टेस्टिंग कर रहे होते हो तो जितनी एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो सारी की सारी एनर्जी से एटलस के द्वारा यहाँ पर यूज़ की जाएगी, और उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए, यूज़ करने के लिए ये हमें वहाँ पर लगाना पड़ा, वरना उस एनर्जी के ज़रिए जो आप कह सकते हो कि जो आपकी टनल है वो यहाँ पर ख़राब भी हो सकती थी। उसमें कह सकते हैं कि विस्फोट वगैरह भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते, क्योंकि आप समझो पार्टिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, पार्टिकल हर जगह पर हैं और एनर्जी के एक बेसिकली हाई एनर्जी वहाँ पर निकलेगी जब दो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे। ओके, तो उस एनर्जी को यहाँ पर ज़रूरी है उसको स्टोर करना। और एटलस वाज वन ऑफ द 2 LHC एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बस दोनों का मकसद यहाँ पर याद रखो क्या है, और दोनों के दोनों जो हैं वो आपके पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड हैं, इतना आपको पता होना चाहिए था। अब मैगजीन के अंदर दिया गया पॉइंट देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन एट द हार्ट ऑफ इट ऑल। इंडिया ने इन सभी चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन द 60s इंडिया जो है वो हाई एनर्जी फिजिसिस्ट के रूप, हमारे पास अच्छे खासे फिजिसिस्ट यहाँ पर थे जो कि इन पार्टिकल्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, उनकी खोज यहाँ पर कर रहे थे। ओके, most of these physicists were working at the Tata Institute of Fundamental Research, और इन्हें वहाँ पर जाने का मौका मिला। लाइक जब हमने फर्स्ट कोलैबोरेशन किया विद द CERN बिगिन इन 1960s में हमने ये सब किया, और इस तरीके से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से मेगा साइंस कोलैबोरेशन करने लगे पूरी दुनिया के साथ। ये चीज़ दी गई थी। ये हमारी टीम है जो कि आप देख सकते हैं कि इंडिया CMS कोलैबोरेशन। तो हमने जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर था उसका जो एक हिस्सा था जिसको हमने CMS कहा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिजिसिस्ट फ्रॉम इंडिया, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हार्डवेयर प्रोवाइड करे ताकि वो हेड्रॉन कोलाइडर और जो CMS है ये सब चीज़ें यहाँ पर बन करके तैयार हो सकें। द टीम्स वर इन्वॉल्व इन की फिजिक्स रिसर्च आइडियाज एट द CERN लाइक व्हाट इज लाइन शेप एनालिसिस। आपको नहीं जानना, आपको सिर्फ समझना है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन द मेगा साइंस प्रोजेक्ट, क्या लिखोगे? ये सारे के सारे जो आपके पॉइंट हैं, लाइक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, फेयर जो मैं पढ़ाऊंगा अभी, फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च, ये सब लॉन्च करने पड़ेंगे तब जाकर के नंबर मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जानो, और PT के हिसाब से भी यहाँ से पॉइंट मिलता है डायरेक्ट कि भाई लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर किसके अंदर में वर्क कर रहा है, कौन सी एजेंसी का एक जो कोलाइडर ये यहाँ पर है। ऐसे माइन्यूट से क्वेश्चन निकलेंगे, तो थोड़ा सा इसको पढ़ो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर जाननी है। बाकी देखो, मैं खुद ही यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ा रहा। ओके, ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी कि हमने जो CMS प्रोजेक्ट है उसके अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है। ये सब टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है। व्हाट इज दिस L3 रिजल्ट, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। इंडिया हैज़ मेड एक्सीलेंट प्रोग्रेस, हमने एक्सीलेंट प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई है। हमने साइन किया एसोसिएट मेंबरशिप के रूप में CERN को। ओके, फुल टाइम मेंबर नहीं है, हम एसोसिएट मेंबर हैं 2016 में, विच कंसोलिडेट्स द पाथ फॉर इंडिया। तो इससे इंडिया का जो कोलैबोरेशन है CERN में वो यहाँ पर बढ़ गया। नॉट ओनली, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इंडिया इज अ फुल टाइम मेंबर और एसोसिएट मेंबर। ठीक है, तो पता होना चाहिए। नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बट फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, हमें यहाँ पर मदद देखने के लिए मिलेगी। जो हमारी यंगर जनरेशन आगे आ रही है उसमें हमें इंटरनेशनल लीडरशिप भी देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए कितना सब भर भर के दिया था, इतना नहीं पढ़ना। अगर आप पढ़ने बैठें तो सावधानी से पढ़ें, याद रखिए। दूसरा मेगा साइंस प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने है जिसका नाम है इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ओके, अब इसके बारे में हमें यहाँ पर पूरी डिटेल में पढ़ना है, मतलब जितना हमारे काम का उतना ही देखेंगे। रिसर्च इन द फ्रंटियर ऑफ हाई एनर्जी, इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो, हमारे चारों तरफ पूरे स्पेस में हर जगह पर न्यूट्रिनोज आपको देखने के मिल जाएंगे। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन नहीं है, ये न्यूट्रिनोज हैं। पहली बात तो ये बात आप समझो। ठीक है, जिन्होंने पहली बार टर्म सुनी है वो सुनो। ठीक है, ये न्यूट्रिनोज हैं, ये न्यूट्रॉन्स नहीं हैं। ओके, न्यूट्रिनोज आर सेकंड मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के सेकंड मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल्स हैं, बट हमें इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें इनके बारे में जानना नहीं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को जान सकें। इट रिक्वायर्स ए कॉम्प्लीमेंट्री वर्ल्ड वाइड एफर्ट, तो इसके लिए हमें पूरी दुनिया का एफर्ट चाहिएगा। और इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इस दिशा में एक कदम है जो कि पूरी दुनिया को एक साथ लाएगी, ताकि हम न्यूट्रिनोज का जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है और रिलेटेड इशूज़ हैं उसको यहाँ पर समझ सकें।
ओके, द इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी नाम से ही है, इंडिया बेस्ड मतलब इंडिया में कहीं बेस्ड होगी। ओके, ये ऑब्जर्वेटरी इज एन एम्बिशियस मेगा साइंस प्रोजेक्ट विच प्रपोज टू बिल्ड एन अंडरग्राउंड, याद रखिएगा सब काम अंडरग्राउंड होंगे, अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी बनेगी फॉर रिसर्च इन न्यूट्रिनो फिजिक्स, न्यूट्रिनो फिजिक्स की रिसर्च के लिए एक ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर तैयार करने की बात हो रही है। प्रोजेक्ट जो है वो जॉइंटली फंड किया जाएगा बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, विद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी इसमें होस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है, याद रखो। द अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी उसको यहाँ पर इस नाम से जाना जाएगा, यह नाम है इसका पोट्टीपुरम रिसर्च सेंटर, PTRC के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाएगा, और ये अंडरग्राउंड होगी जैसा कि मैंने बताया। और तमिलनाडु के अंदर जो आपका थेनी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पोट्टीपुरम नाम का एक विलेज है, और उस विलेज के अंदर माउंटेन्स जो हैं उसके नीचे इसको बनाया जाएगा। तमिलनाडु के अंदर बेस है, इतना याद रखना। जस्ट एज अ टेलीस्कोप इज सेटअप इन एन एरिया वेयर देयर इज अ लेस एंड नो, देखिए जैसे कि एक टेलीस्कोप ऐसी जगह पर आपका लगाया जाता है कि कोई बैकग्राउंड लाइट वहाँ पर ना आ रही हो ताकि हम स्काई को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें। न्यूट्रिनोज आर बेस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम अंडरग्राउंड लैब्स, तो इसीलिए न्यूट्रिनोज जो हैं वो अंडरग्राउंड लैब से ज़्यादा आसानी से देखे जा सकते हैं, बेस्ट ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, इसीलिए इसको अंडरग्राउंड बनाना पड़ा। ओके, इनफैक्ट ऑल न्यूट्रिनोज लैब्स अराउंड द वर्ल्ड वो अंडरग्राउंड ही हैं या फिर अंडर वाटर उनको बनाया जाता है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। अब ये जो आपका INO है प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिंस इट इज़ कम्प्लीटली इंडिजिनियस प्रोजेक्ट, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्प्लीटली इंडिजिनियस प्रोजेक्ट है, मतलब हमने अपना खुद का मेगा साइंस प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। ओके, दैट इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन बिटवीन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी इसके अंदर में आकर के दिखेंगी। ओके, INO इसकी बिगिनिंग कैसे हुई थी, तो बिगिनिंग कुछ ऐसे खास नहीं है। ओके, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे वो आपके जो न्यूट्रिनोज हैं उन पर यहाँ पर फोकस कर रहे थे। वन ऑफ द अर्लीस्ट डीप अंडरग्राउंड साइंस लेबोरेटरी जो हमने न्यूट्रिनोज को ऑब्जर्व करने के लिए बनाई, वो बनाई गई थी हमारी कोलार गोल्डफील्ड्स के अंदर 1950s में, लेकिन उसके बाद वहाँ कुछ इश्यूज हो गए रिलेटेड टू द माइनिंग। ओके, एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिनो प्रोड्यूस्ड बाय कॉस्मिक रे इंटरेक्शन इन अर्थ एटमॉस्फेयर इन 1965। ओके, और उसके बाद हमने नए नए जो और ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो मीज़र लेने की कोशिश की। मैनी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर पहले से ही देखने शुरू किए गए 1950s 70s जब ये आपकी लैब्स यहाँ पर तैयार की गई थी। ओके, तो हमने यहाँ पर पता किया जब हमारी लैब्स कोलार गोल्ड फील्ड्स के अंदर थी, तब हमें यहाँ पर पता लगा कि जो कॉस्मिक रेज हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन करके न्यूट्रॉनोज को प्रोड्यूस करती हैं। तो दिस इज द जनरल पॉइंट, ठीक है, आपको इसको यहाँ पर देखना है कि हाँ कॉस्मिक रेज हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से यहाँ पर क्रिया करेंगी और आपको न्यूट्रिनोज दिखेंगे। अब आप इसको यहाँ पर रटने की कोशिश ही कर सकते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इसको समझने की कोशिश की तो आपका बाकी का सिलेबस रह जाना है। ओके, तो इसी हिसाब से आपको काम करना होता है, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, कंसेप्ट भी क्लियर और आपको रटना भी पड़ता है। ओके, ये पॉइंट आप यहाँ पर जस्ट ऐड देखिए, इसमें रटना भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप सीरीज से चलोगे तो ये एक अपने आप में कंसेप्ट बन जाएगा जिसमें आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। ऑलराइट, ये चीज़ आप यहाँ पर देखें। तो मैंने आपको बताया कि कोलार फील्ड जो गोल्ड फील्ड है वो एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के रूप में हमने बनाया, लेकिन इसको माइनिंग ऑपरेशंस के कारण यहाँ पर बंद करना पड़ा। फिर आपका INO यहाँ पर निकल के आया। INO इज़ ए कलेक्टिव एफर्ट ऑफ मैनी साइंटिस्ट जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में वर्क कर रहे थे और जिन्हें KGF जैसी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये चीज़ें उभर करके आईं। ओके, अब न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि न्यूट्रिनोज, मैंने आपको बताया कि सेकंड मोस्ट अबेंडेंट पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स के अंदर और आफ्टर द फोटोन, ठीक है, सबसे ज़्यादा फोटोन पाए जाते हैं, उसके बाद में न्यूट्रिनोज पाए जाते हैं। ये काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, म्यून न्यूट्रिनो है, टाउ न्यूट्रिनो है, ये सब आप थोड़ा सा याद रखो, ऐसा कुछ होता है। ओके, इन सब की अलग अलग आप देखो कि ईच वन ऑफ देम इज प्रोड्यूस्ड इन एसोसिएशन विद द करस्पॉन्डिंग चेंज इन लेप्टोन एंड द प्रीफिक्स, नहीं पढ़ना। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि द मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिनोज ऑन अर्थ इज द सन इन हुज कोर द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज आर प्रोड्यूस्ड इन अ सीरीज ऑफ फ्यूजन प्रोसेस। तो फ्यूजन प्रोसेस के दौरान आप देख सकते हैं कि जो आपका सन है उसमें फ्यूज़न की प्रोसेस के कारण न्यूट्रिनोज यहाँ पर आपके
प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ए न्यूट्रिनो इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज़ वेरी सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉन, बट इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका जो मास होता है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि लगभग 0 के बराबर होता है, इसीलिए भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, न्यूट्रिनोज आर वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, फोटोन के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिकॉज दे हैव वेरी लिटिल इंटरेक्शन विद मैटर। मैटर के साथ इंटरेक्शन भी यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन इनको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। इनको डिटेक्ट करने के लिए आप देखो कि वेरी लार्ज एंड वेरी सेंसिटिव डिटेक्टर्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, जो कि हमारे पास आधुनिक काल में उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए हमने ये सब ऑब्जर्वेटरीज वगैरह यहाँ पर बनानी शुरू की। ओके, ये पॉइंट आप यहाँ पर देखिएगा। न्यूट्रिनोज की बात करें, मैंने आपको बताया ये एवरीवेयर पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, ये पूरे स्पेस में पाए जाते हैं। दे कैन बी फाउंड थ्रू आउट अवर गैलेक्सी, हमारी पूरी गैलेक्सी में पाए जा सकते हैं। और इन फैक्ट दे कैन इवन पास थ्रू द एंटायर अर्थ विदाउट बीइंग अफेक्टेड। ये किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये किसी भी मास से इंटरेक्ट नहीं करते, तो अफेक्ट कहाँ से होंगे। ओके, न्यूट्रिनोज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स डेट वर फर्स्ट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द अर्ली यूनिवर्स। ओके, तो इसको हम यहाँ पर ही रोकने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिनोज यहाँ पर फॉर्म होते हैं अलग अलग तरीके से, लाइक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो वहाँ पर आपका इस तरीके से न्यूट्रिनो यहाँ पर तैयार हो जाएगा, लाइक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिनोज जो है उनका यहाँ पर तैयार होता है। और सन के अंदर मैंने आपको बताया कि फ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर आप देखो कि न्यूट्रिनोज जो है वो यहाँ पर पैदा होते हैं। बाकी आपको इस स्लाइड से भी कुछ नहीं पढ़ना था। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अप्रोक्सीमेटली 70 बिलियन के करीब न्यूट्रिनो जो हैं वो हमारे एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर, अर्थ के एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर में इतने न्यूट्रिनो यहाँ पर पाए जाते हैं। न्यूट्रिनोज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर ओन एटमॉस्फेयर व्हेन द कॉस्मिक रेज, जो कि आपके एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती हैं और फिर वो यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। ओके, दीज इंटरेक्शन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रॉन एंड म्यूऑन टाइप। तो जो भी टाइप है, मतलब कुल मिला के आप समझो कि न्यूट्रिनो इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। 2-3 पॉइंट याद रखो कि न्यूट्रिनोज जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, मैटर से इंटरेक्ट नहीं करते, वगैरह वगैरह। इसको एक पेज में लिख लो, बात खत्म हो गई। ओके, वाइल देयर आर अदर नेचुरल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिनो, बट आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली सन से मिलते हैं और सन के अंदर जो फ्यूज़न की प्रोसेस होती है उसके द्वारा, लेकिन न्यूक्लियर फिशन के अंदर भी ये चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। ओके, तो ऐसा सब पॉइंट भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। डेस्पाइट देयर यूबिक्यूटस नेचर, हमें इनके बारे में जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं हमें उनके बारे में बहुत ही कम पता है। ओके, ICAL detector at INO. The main detector of INO is the magnetized ion calorimeter detector. इसका नाम है ICAL, और ये बेसिकली जो न्यूट्रिनोज हैं म्यूऑन टाइप के, उनको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर तैयार किया गया था। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं जानना, ये सब आपको कुछ नहीं जानना, 2 के 2 पेज यहाँ पर छोड़ देने हैं। ये आपका है INO के अंदर कुछ गोल्स हैं जो कि मल्टी लेयर्ड हैं। लाइक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो न्यूट्रिनोज हैं उनकी ऑर्बिटिंग होती है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन इन न्यूट्रॉन्स एंड एंटी न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिटेक्शन ऑफ अर्थ मैटर इफेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपसे यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि इंडिया, क्योंकि देखो इंडिया में बेस है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है साइंस के क्षेत्र में, तो ये वाला आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, कि इंडिया बेस्ड जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है वो क्या है, इसका क्या महत्व है। ओके, और तो शुरुआत वैसे ही करोगे, कहाँ पर लोकेट है और क्या क्या महत्व है। सिर्फ आपने कहीं पर लिख दिया ना कि हाँ ये न्यूट्रिनो क्या होते हैं और इनका क्या महत्व होता है, तो बस आपका काम वहाँ पर हो जाएगा। ओके, फिर तो आपको 2 पॉइंट में इसको समराइज़ करना है कि भाई इसका जो हमारा महत्व है ऑब्जर्वेटरी का वो इसलिए है क्योंकि हम इसके ज़रिए जो न्यूट्रिनोज हैं जो कि सब जगह पाए जाते हैं उनको डिटेक्ट करना चाहते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं, भला 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 करके आपका आंसर खत्म हो जाएगा। लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा और आप थोड़ा बहुत तो लिखोगे, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं आप। इससे 500 वर्ड का ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, ये आपका इस तरीके से आर्टिकल खत्म होता है। इसके बाद चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर की हम बात करेंगे। इन शॉर्ट इसको कहा जाता है ITER। ओके, ITER की बात हम यहाँ पर करेंगे। इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन है, ये अपने आप में मेगा साइंस प्रोजेक्ट है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। ओके, ऑलमोस्ट आफ्टर अ डिकेड एंड हाफ ऑफ द पार्टिसिपेशन इन ITER, लगभग 15 साल का हमारा इंडिया का पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो गया। ये इंडिया इज स्लोली मूविंग टुवार्ड्स इट्स गोल ऑफ अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन द एरिया ऑफ फ्यूजन रिलेटेड साइंस एंड टेक डेवलपमेंट। अब ये जो आपका रिएक्टर है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का आपको पता हो तो
ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि इंडिया ने सेल्फ रिलायंस हासिल करने की कोशिश की है फ्यूज़न रिलेटेड साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट के क्षेत्र में। और फ्यूज़न की रिएक्शन आप ज़रा देखें कि फ्यूज़न के अंदर होता क्या है। तो दो पार्टिकल्स हैं वो दोनों कोलाइड होंगे। ओके, दो पार्टिकल्स हैं वो दोनों कोलाइड होंगे, कोलाइड होकर के एक बेसिकली एक बड़ा पार्टिकल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। बड़ा पार्टिकल क्रिएट करने के साथ साथ आप देखेंगे कि एक तो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, साथ ही साथ वो पार्टिकल आपको यहाँ पर मिलेगा और उसके अलावा आपको न्यूट्रॉन्स भी मिलेंगे। ओके, इस पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखोगे किस तरीके से फ्यूज़न की जो रिएक्शन है वो यहाँ पर होती है। ओके, ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखो। द वे इन लैटिन इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स, हम बात कर रहे हैं ITER की, और इसका मकसद ये है कि टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंटली द फीजिबिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न, किस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूज़न कंट्रोल्ड रूप में हो सके उसके लिए यहाँ पर ITER यहाँ पर तैयार किया गया था। क्योंकि आप देखो कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तरीके से क्लीन एनर्जी का काम ये यहाँ पर करती है। और इस समय पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स अगर हमें हासिल करने हैं तो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए ITER का अपना इंपॉर्टेंस यहाँ पर होगा। शुरुआत आप इसी तरीके से कर सकते हो, इससे बेहतर शुरुआत मुझे नहीं लगता कुछ होगी। ओके, न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में आपको क्या बताऊँ। न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच जो कि हमारे सन को भी पावर देती है। सन में आपने पढ़ा हो तो हीलियम और आपका जो हाइड्रोजन है उसकी जो रिएक्शन है उसके ज़रिए आपका एनर्जी हमें यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। और इस एनर्जी के ज़रिए आपका एक तो पार्टिकल यहाँ पर मिल जाएंगे, ऊपर से एनर्जी मिलेगी और न्यूट्रॉन्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है वो ड्यूटेरियम का और ट्राइटियम का एग्जाम्पल लिया गया है। ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम की यहाँ पर जब आप इसको, ये दोनों के दोनों आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, इनका जब आप फ्यूज़न यहाँ पर कराते हो तो आपको हीलियम का पार्टिकल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और हीलियम के पार्टिकल के साथ साथ आपको एनर्जी भी देखने के लिए मिलती है। क्योंकि जो बनने वाला आपका हीलियम है उसका मास कम हो जाता है और वो मास जो है वो आपका आइंस्टीन की समीकरण के द्वारा E=mc² जो आपकी बेसिक एनर्जी मास एक्सचेंज इक्वेशन है उसके ज़रिए जो मास यहाँ पर कम हुआ वो मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये आइंस्टीन की थ्योरीज हैं। ओके, तो अब आपको थोड़ी सी बेसिक साइंस 12th वाली पढ़ी हो तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। बाकी और डिटेल में भी जा सकते हैं बट नहीं जाना। तो यहाँ से हमें इस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड होगी और इस एनर्जी की ही हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो ये बात जो मैंने की ये ड्यूटेरियम की थी। ड्यूटेरियम हमें भारी मात्रा में सी वाटर में मिल जाता है। और दूसरा जो एलिमेंट यहाँ पर हमने जिससे रिएक्शन कराई वो थी आपका ट्राइटियम, जो कि आपको पता चलेगा कि लिथियम साल्ट है, वहाँ से आपको इस चीज़ को देखने के लिए मिल जाएगा। डिटेल में जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे। द यील्ड ऑफ DT फ्यूजन रिएक्शन इज द हाईएस्ट एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन एक्सेस टू 100 मिलियन केल्विन। ओके, तो इन सब के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी भारी मात्रा में आपको पहले से ही टेम्परेचर भी चाहिए होता है अगर आपको एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी है तो। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमें कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एक फ्यूज़न रिएक्शन को कराने के लिए ड्यूटेरियम की ट्राइटेरियम के साथ। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखो कि एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चाहिए। और कितनी एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी इतनी है कि किसी भी मैटर को आयोनाइज्ड कर सके। मतलब प्लाज्मा बनाने के लिए जितनी एनर्जी यहाँ पर चाहिए होती है, प्लाज्मा इज 4th स्टेट ऑफ मैटर। द्रव्य की 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था है, 5वीं भी होती है। ओके, तो ये चौथी अवस्था जो प्लाज्मा है इसको बनाने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होता है उतना टेम्परेचर हमको यहाँ पर देना पड़ता है और बदले में इससे 10 गुना टेम्परेचर हम इन रिएक्टर से यहाँ पर चाहते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके का काम यहाँ पर होता है। अब ये प्लाज्मा जैसी कंडीशंस के लिए यहाँ पर टेम्परेचर है तो इसके लिए आपको ऐसा ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे टू डेमोन्स्ट्रेट एंड एस्टेब्लिश न्यूक्लियर फ्यूजन इन द लेबोरेटरी के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन को कराने के लिए, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस बाय कन्फाइनिंग प्लाज्मा इन वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, हमें एक बहुत ज़्यादा हैवी मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चाहिएगा जो कि इस तरीके का होता है, डोनट शेप का होता है। दिस इज कॉल्ड अ मशीन कॉल्ड टोकामैक। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज दिस टोकामैक। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखो कि ये टोकामैक क्या है। तो वैसे तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर दी नहीं गई है बट ये एक रशियन वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म भी होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है टोराइडल चैम्बर विद मैग्नेटिक कोइल्स। ओके, और इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली ये आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस कराने के लिए। तो जस्ट आपको याद रखना है ऑप्शंस के हिसाब से जब आप जाओगे तो न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ है,
ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड चीज़ है। साथ ही साथ आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये एक तरीके से प्लाज्मा की भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड एसोसिएशन आपको ऑप्शंस के अंदर ढूंढने होते हैं, आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको सिर्फ वर्ड एसोसिएशन देखना है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें कौन से ऑप्शन के अंदर है, जस्ट वही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ओके, ऐसी चीज़ें यहाँ पर यूपीएससी निकालती है, इससे भारी चीज़ें निकालने का काम नहीं है। ओके, अब ये टोकामेक जैसी ये मशीन्स यहाँ पर बननी शुरू हुई। इन मशीन्स के अंदर में हम मैग्नेटिक जो फील्ड के ज़रिए आपका फ्यूज़न की रिएक्शन को बनाते हैं। अब ऐसे सब रिएक्टर यहाँ पर बनने शुरू हुए, अलग अलग तरीके के जो टोकामेक्स हैं यहाँ पर बनने शुरू हुए। आपको एक का भी नाम पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, इसके बाद मैं अभी इसके बारे में और भी डिस्कस करूँगा, बट पहले देखते हैं कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। द ITER कोलेबोरेशन की बात करें तो इसके जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर शुरू हुआ ITER के कोलेबोरेशन के लिए, वो नवंबर 1985 में शुरू हुआ, जब जेनेवा सुपर पावर समिट यहाँ पर चल रही थी। ओके, इस समिट में ये बात कही गई कि सभी कंट्रीज़ को मिलकर के ऐसा एक कोलेबोरेटिव एफर्ट बनाना चाहिए फ्यूज़न एनर्जी को जनरेट करने के लिए, और इस एनर्जी को हमें पीसफुल तरीके से यूज़ यहाँ पर करना है। ऐसा सब कोलेबोरेशन यहाँ पर हुआ और 7 मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए। ओके, और ये आप देखो यूरोपियन यूनियन है, USA, रशिया, जापान, चाइना, कोरिया, इंडिया। ओके, ये मेंबर्स यहाँ पर आपके इन लोगों ने मिलकर के ये सब चीज़ें बनाई। ITER ये लोकेटेड है एट सेंट पॉल लेज ड्यूरेंस इन द साउथ ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के साउथ में ये स्थित है। आपसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पूछी जाएगी, बट कम से कम इतना तो याद रखो कि ये कहाँ पर है, फ्रांस में स्थित है। ओके, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी एंड इंडियन डोमेस्टिक एफर्ट इन फ्यूजन रिसर्च, इसी की मदद से हम ज्वाइन कर पाए द प्रेस्टिजियस साइंटिफिक कोलैबोरेशन। इंडिया का जज्बा कह सकते हो, फ्यूजन एनर्जी रिसर्च के क्षेत्र में तरक्कियां कह सकते हो, और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इंडिया का यहाँ पर था, उन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए देखें तो इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है। यूरोपियन यूनियन पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 45% हिस्सा यहाँ पर ओन करता है, मतलब 45% हिस्सा यूरोपियन यूनियन के ही पास में है, और ये एक तरीके से बॉस भी हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। और जितने भी मेंबर्स हैं सभी का हिस्सा 9.09% है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखो इंडिया का हिस्सा कितना है, तो 9.09% हिस्सा इंडिया का यहाँ पर है ITER के अंदर। ऑल मेंबर्स सभी को फुल एक्सेस है कि वो इसके जो राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी राइट्स इनके पास हैं ITER के पास, उनको यूज़ कर सकें और इन सब चीज़ों के ज़रिए इस एनर्जी क्षेत्र में कुछ काम यहाँ पर कर सकें। तो फ्यूजन एनर्जी को जनरेट करने के लिए किसी भी कंट्री के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फुल्ली इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ गोल्स हैं। ओके, ITER एम्स टू बिल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग फाउंडेशंस, और टोकामेक बेस है, इसका मतलब आप ये यहाँ पर याद रखो कि टोकामेक को यूज़ करके हम यहाँ पर फ्यूज़न एनर्जी जनरेट करने की बात कर रहे हैं। तो इसको पूरा नाम यहाँ पर लिखा गया है टोकामेक बेस्ड फ्यूज़न पावर प्लांट्स। क्या करना है, हमने 50 मेगावाट की एनर्जी देनी है और उससे 10 गुना यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है, यानी कि 500 मेगावाट फ्यूज़न पावर हमें यहाँ पर लेकर के आनी है। ओके, तो यही तो मकसद है भाई, थोड़ा दो ज़्यादा निकले तभी तो आपका कुछ सिस्टम काम करे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी एनर्जी दे करके हम ज़्यादा जो आउटपुट निकालने की बात करें, 10 गुना ज़्यादा आउटपुट। साथ ही साथ सेल्फ सस्टेन रिएक्शन भी यहाँ पर होनी चाहिए, और जो ट्राइटियम है उसकी फीजिबिलिटी को भी डेमोन्स्ट्रेट करना है। और आप देख सकते हो कि टू कंट्रोल द प्लाज्मा की भी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्लाज्मा को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। एंड फ्यूजन रिएक्शन टू एस्टेब्लिश अ सेफ्टी ऑफ ए फ्यूजन डिवाइस, फ्यूजन डिवाइस की सेफ्टी भी ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी हाई मात्रा में प्रोड्यूस हुई है और उस एनर्जी को हम इस तरीके से नहीं खुला छोड़ सकते, उसको कंट्रोल्ड वे में हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। और नई जो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर उभर के आ रही हैं, लाइक हीटिंग कंट्रोल डायग्नोसिस, क्रायोजेनिक्स, रिमोट मेंटेनेंस टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडियाज स्मॉल स्केलर एक्सपेरिमेंट और बिटवीन फ्यूजन पावर प्लांट्स ऑफ द फ्यूचर। तो इन सभी के बीच में एसोसिएशन भी बनाना है, नई तकनीक उनको भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। इंडिया के मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने कुछ यहाँ पर इस तरीके की खोज करने की कोशिश की, तो वो वहाँ पर जाकर के आपका ITER में जाकर के फ्यूजन एनर्जी के ऊपर रिसर्च कर सकता है। इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, और इंडिया का इसमें महत्वपूर्ण योगदान भी है।
ऐसे टोकामैक्स इंडिया में भी डेवलप किए गए हैं और ये सब सबसे पहले प्रयास किए गए थे बाई डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, और इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर जिसका नाम है एटम फॉर पीस कॉन्फ्रेंस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1955 में ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी। उसके बाद इसके लिए एक रोड मैप यहाँ पर तैयार किया गया इंडियन फ्यूजन रिसर्च प्रोग्राम के लिए बाई डॉक्टर विक्रम साराभाई इन 1970। और ये सब काम जो यहाँ पर हुआ, ये हुआ आपका फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के अंदर 1982 में, और इसके अंदर प्लाज्मा फिजिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इंडिया का पहला टोकामैक यहाँ पर जनरेट किया गया, बनाया गया मशीन थी, आदित्य इसका नाम था, इसकी इमेज भी दी गई है नीचे। और ये कमीशन किया गया कहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर गुजरात के अंदर 1989 में इसको हमने यहाँ पर बना करके तैयार किया। ओके, ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखो। आदित्य इज ए स्मॉल टोकामैक प्रोड्यूसिंग सच हाइड्रोजन प्लाज्मा, ये सब आपको नहीं पढ़ना, जस्ट इतना याद रखो। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक दूसरा जो आप कह सकते हो कि इस सेकेंड टोकामैक यूजिंग सुपर कंप्यूटिंग मैग्नेटिक कॉइल हमने यहाँ पर तैयार किया जिसका नाम है स्टेडी स्टेट टोकामैक, SST-1 इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो इंडिया विजन के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया ने 2 टोकामैक्स यहाँ पर डेवलप किए हैं, फर्स्ट इज आदित्य एंड सेकंड इज SST-1, और ये यूज़ किए जा रहे हैं फॉर द इनोवेटिव रिसर्च। अगर कोई स्मॉल स्केल प्रोग्राम है तो आप इंडिया के टोकामैक्स का यूज़ करके फ्यूजन एनर्जी को रिसर्च कर सकते हैं, और अगर आपका कोई बड़ा प्रोग्राम है तो आप इंडिया ने ज्वाइन कर ही रखा है ITR को, तो इंडियन के जो साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनके साथ वर्क करने की, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जुड़ने की, और ट्रेनिंग भी उनको यहाँ पर मिलती है कि किस तरीके से फ्यूजन रिएक्टर्स एज ए इंटरनेशनल टीम हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर याद रखो, समझने की बातें हैं कि किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, किस तरीके से काम चल रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एंश्योर टाइमली, बस छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, इन ऑर्डर टू परस्यू द एबव विजन हमने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जिसका नाम है ITER इंडिया, मतलब ITR में इंडिया का योगदान वगैरह दिखाने के लिए, या फिर इंडिया बेस जैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि गूगल इंडिया है, ओके, इस तरीके की चीज़ें, मतलब इंडिया में जो बेस है ITER के उन सबको डिनोट करने के लिए प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया। इसका मकसद यहाँ पर दिया हुआ है, डिलीवर द सिस्टम एंड इक्विपमेंट डेट आर इंडियन काइंड कंट्रीब्यूशन टू ITER। ओके, इस तरीके के सिस्टम और इक्विपमेंट्स डिलीवर करने हैं, मीटिंग रिक्वायर्ड क्वालिटी ITER इंडिया की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन रखना है। कंडक्ट नेसेसरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एरियाज, ओके, वर्क विद इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के एरिया करना है, वर्क करना है, और उनकी जो एबिलिटी है उसको भी यहाँ पर आपको बढ़ाना है। इंटरेक्शन करना है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ, कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दें फ्यूज़न रिलेवेंट एरियाज़ के अंदर। ये सब मकसद हैं ITER इंडिया की। मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट थोड़ा पढ़ोगे तो लिख पाओगे। ओके, डेवलप एंड मेंटेन नॉलेज फ्रॉम ITER, ये तो काम चल ही रहा है। फिर देखो इंडिया ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, अब ये नहीं पढ़ना, ठीक है, आप समझदार हो खुद ही, इतना बतेरा है, इतने में ही हमारी यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हालत हो गई पढ़ने में। ओके, तो हमें इतना नहीं पढ़ना, बात खत्म हो गई। अब आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज स्क्वायर किलोमीटर एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज दिस, ये स्क्वायर किलोमीटर एरे, दिस इज अ रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी। ओके, तो और जो रेडियो वेव्स यहाँ पर होती हैं उन सब के बेस पर काम यहाँ पर होगा। इंडिया पार्टिसिपेट करता है इन स्क्वायर किलोमीटर एरे मेगा प्रोजेक्ट इन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि वो अपनी साइंस एंड टेक की कैपेबिलिटीज़ को ग्लोबल स्टेज पर दिखा सके, और साथ ही साथ उसके जो बेनिफिट्स हैं नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ के, उनके बेनिफिट्स भी यहाँ पर उभार सके। अगर मैं इसकी बात करूं, द स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है, इस चीज़ को भी याद रखें। ये एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है दैट एम्स टू बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट रेडियो टेलीस्कोप। हम बात कर रहे हैं रेडियो टेलीस्कोप बनाने की, बाय एड्रेसिंग अ वाइड रेंज ऑफ कटिंग एज साइंस गोल्स। हम ये पता कर सकते हैं इसके जरिए कि किस तरीके से यूनिवर्स का जो है वो जन्म हुआ और किस तरीके से लाइफ ओरिजिन हुई एट अर्थ। ओके, ये सब पता कर सकते हैं हम इस ऑब्जर्वेटरी के जरिए। अगर हम बात करें एट प्रेजेंट 12 nations including India are participating in this mega science project। इंडिया के अलावा 11 और नेशंस इस प्रोजेक्ट में हिस्सा है, टोटल 12 नेशंस इस प्रोजेक्ट में हिस्सा हैं। और द SKA इज एक्सपेक्टेड टू रिवोल्यूशनाइज रेडियो एस्ट्रोनॉमी की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आप समझ जाइए कि स्क्वायर किलोमीटर एरे किस चीज़ से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू रेडियो एस्ट्रोनॉमी। ओके, 4 ऑप्शन आएंगे और आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। दो द फर्स्ट आइडिया इसका 1990 से आना शुरू हुआ कि भाई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए वो 2012 से स्टार्ट हुए,
ओके। और गिवन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी कि भाई किस तरीके से SKA1 यानी कि स्क्वायर किलोमीटर एरे को डेवलप किया जाए, तो हमने इसको दो पार्ट में यहाँ पर कर दिया, दो फेजेस में यहाँ पर बनाने की कोशिश की, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पर हो रही थी। फर्स्ट हमने इसको कहा SKA1 और सेकंड हमने इसको कहा SKA2। SKA1 पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, पूरे प्रोजेक्ट का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है और बाकी का 90% SKA2 में आ जाता है। अब बात आई कि इसको यहाँ पर लोकेट कहाँ करें, क्योंकि आफ्टर एन एक्सटेंसिव रिसर्च सुटेबल साइट्स इसके लिए ज़रूरी थी, जहाँ पर जो माध्यम है उसमें किसी भी तरीके की बाधाएं ना हो जब हम रेडियो एस्ट्रोनॉमी का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो आपका माध्यम क्लियर होना चाहिए। लाइट जो है वो जैसा अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी किस वजह से यहाँ पर बनाई जाती हैं, तो वैसा ही आपको यहाँ पर ये भी देखना है। तो ऐसी ऑब्जर्वेटरीज तैयार करनी थी, तो ऐसा करने के लिए हमने दो साइट्स चुनी, एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका। तो SKA1 को हमने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सेट कर दिया और दूसरे को हमने यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर सेट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर काम हुआ। और द डिटेल्ड डिज़ाइन ऑफ SKA1 वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग 2014 टू 2020। इस पर काम अभी भी चल रहा है और अभी भी ये कंप्लीट यहाँ पर नहीं है प्रोजेक्ट, बट उम्मीद है कि ये एक फुल फ्लेज कंस्ट्रक्शन फेज हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2021 जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। एक न्यू गवर्नेंस व्हीकल भी लॉन्च किया गया। इससे पहले एक SKA ऑर्गेनाइजेशन चलती थी, लेकिन हमने इस SKA ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दिया। हमने नहीं, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। ओके, और इसके बदले में यहाँ पर लेकर के आए SKA ऑब्जर्वेटरी। ये जस्ट नाम चेंज किया है, बाकी फंक्शनलिटीज सम सेम ही आपको मिलेंगी। ओके, तो इसके अगर मैं गोल की आपसे बात करूं कि सम ऑफ द मेन साइंटिफिक गोल फॉर द SKA क्या है, डिटेक्ट करेगा फर्स्ट स्टार्स को, गैलेक्सीज को, कि भाई अर्ली यूनिवर्स में किस तरीके से स्टार्स बने, किस तरीके से गैलेक्सीज बनी, इन सभी के ऊपर रिसर्च चल रही है। आपकी बुक्स में भी बहुत सारी थ्योरीज मिल जाएंगी, बट उनको अभी पूर्ण तरीके से प्रमाणित करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, किस तरीके से इवोल्व होती हैं, उन सभी को भी देखना है, और करंट स्टेज में किस तरीके से फॉर्म हुई ये भी हमें जानना है। स्टडी द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सब का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ें जाननी है। अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वर्क करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको भी जानना है। टेस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरीज ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जो वर्तमान थ्योरीज हैं उन सभी पर एक्सपेरिमेंट भी करने हैं। ब्लैक होल्स, उसके अंदर की स्टडीज करनी है। पल्सार्स क्या होते हैं, उन सभी को हमें प्रोब करना है। ओके, डिटेक्ट लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स, जो आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स हैं बाई LIGO टाइप ऑब्जर्वेटरीज, उन सभी को हम यहाँ पर और ज़्यादा डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लेनेट के फॉर्मेशन होते हैं अराउंड नियर बाई स्टार्स। हम डिटेक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स को, लाइफ कैसे आई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। ओके, और ये सब काम यहाँ पर होंगे। बेसिक समझो कि पूरे यूनिवर्स को हम खंगालने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स को छानने की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं इस ऑब्जर्वेटरी के जरिए। इंडिया क्या पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें? इंडिया विद इट स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च एंड बिल्डिंग और फैसिलिटी, हमारे पास अपना है इंडियन जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जो कि पुणे के अंदर में स्थित है। ओके, अब ये हमारा खुद का है और हमें इसका मतलब इसकी समझ है कि व्हाट इज़ रेडियो एस्ट्रोनॉमी, हमें इसके बारे में पता है। इंडिया ने इसमें काफ़ी अच्छी रिसर्च की है, तभी तो हमारे पास इतनी अच्छी टेलीस्कोप यहाँ पर मिल जाएगी पुणे के अंदर। तो अब हमें अगर इसके बारे में पता है तो हम एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इन द SKA प्रोजेक्ट सिंस द इनिशियल डे। शुरू से ही हम इस सब काम को यहाँ पर कर रहे हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट कंसेप्ट फॉर द लार्ज रेडियो ऑब्जर्वेटरी वो इंडिया की तरफ से ही गया। ओके, तो पहला जो आपका कंसेप्ट है वो इंडिया की तरफ से ही यहाँ पर जाने शुरू हुए। बात कर सकते हैं लेड बाय डॉक्टर गोविंद स्वरूप इन द 1990s। तो 1990s में जो सुझाव देने की बात यहाँ पर की गई थी कि भाई ऐसा कंसेप्ट यहाँ पर लॉन्च किया जाए, वो गोविंद स्वरूप जी के बारे में के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। ओके, When the SKA organization was formed in 2012, इंडिया ने इसको एसोसिएट मेंबर के रूप में ज्वाइन किया, लेकिन बाद में फुल टाइम मेंबर बन गया 2015 में। ये सब PT के पॉइंट हैं, आपको यहाँ पर इनको याद रखना है। आप देख सकते हैं कि इंडिया ज्वाइन कर रहा है SKA ऑर्गेनाइजेशन को एज अ फुल मेंबर इन 2015। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के मिनिस्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा कि ये सब इंडिया के अंदर किस तरीके से जो आप कह सकते हैं कि
स्क्वायर किलोमीटर एरे इंडिया साइंस कोलैबोरेशन यहाँ पर हो रहा है, तो उन सब से रिलेटेड कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस छोटी छोटी मौजूद हैं और वो ऑपरेट कर रही हैं, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना। द बेनिफिट फ्रॉम इंडियन पार्टिसिपेशन इन द एसके आर मैनीफोल्ड, हम काफ़ी सारे बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑन द साइंस फ्रंट हम डायरेक्ट एक्सेस मिलती है हमें वेस्ट फैसिलिटी की ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट हम देख सकते हैं कि इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज टू कंट्रीब्यूट एट द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यही सब बातें आपको हर एक उसके अंदर मिल जाएंगी और इसी के जरिए आपको अपना एसए कंप्लीट करना पड़ेगा। द एसके प्रोजेक्ट कैन बी यूज्ड इन अ बिग वे टू स्पर इंटरेस्ट इन साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री, स्पेशली इन द स्टूडेंट पॉपुलेशन। तो जो आने वाले लोग हैं, भविष्य के साइंटिस्ट हैं, उन सभी को बनाने में ये ऑब्जर्वेटरी हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि हम इस पर डायरेक्ट रिसर्च यहाँ पर कर सकते हैं बिकॉज वी हैव एक्सेस इन इट। ओके, उसके बाद आर्टिकल दिया गया था कि ये कोई छोटा ऐसा कोई आर्टिकल था चिपिंग इन, और किस तरीके से इंडिया ने चिप को बनाने में कंट्रीब्यूट किया। अगले 5 पेज हमारे काम के बिल्कुल भी नहीं थे, आप समझदार हैं, थोड़ा सोच के देखिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। ओके, ये आर्टिकल हमारे काम का आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया एट फेयर द यूनिवर्स इन द लेबोरेटरी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स को इन द लेबोरेटरी बनाने की। क्या क्या है ये फेयर? ये जो वर्ड लिखा हुआ है फेयर, इसकी अपनी फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाती है, इसका नाम है फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च इन यूरोप। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आयन, आप समझते हैं आयन, बट दिस इज एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन का अपोजिट। जैसी प्रॉपर्टीज प्रोटॉन में होती हैं उससे अपोजिट प्रॉपर्टीज अगर किसी एलिमेंट में है तो एंटी प्रोटॉन के नाम से हम उसको जान सकते हैं इन शॉर्ट। ओके, बाकी डिटेल में ये परिभाषा गलत भी हो सकती है। ओके, बट आपको डिटेल में जाना नहीं है। इंडिया इज नो लॉन्गर लुक्ड अपॉन एज अ मीनियल सप्लायर ऑफ लो एंड मटेरियल फॉर द अपकमिंग इंटरनेशनल फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड रिसर्च। पहले क्या था कि इंडिया को बहुत छोटा समझा जाता था कि इंडिया में इस तरीके के प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं लॉन्च किए जा सकते हैं, इंडिया का सपोर्ट बहुत ही कम होता है। लेकिन अब यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनका कोलैबोरेशन बढ़ गया है इंडिया की तरफ से, और इस तरीके से इंडिया की जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर वो बढ़ी है। इसके बारे में हमें 3-4 चीज़ें यहाँ पर जाननी पड़ेंगी। इसकी फुल फॉर्म है द फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च। ये एक इंटरनेशनल एक्सीलरेटर फैसिलिटी है, अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी बन रही है, विच विल यूज एंटी प्रोटॉन एंड आयंस टू परफॉर्म रिसर्च इन द फील्ड। तो हम इसके अंदर एंटी प्रोटॉन्स और आयंस का यूज़ करेंगे, अलग अलग तरीके के जो पार्टिकल फिजिक्स, हेड्रॉन, न्यूक्लियर, एटॉमिक एंड एंटी मैटर फिजिक्स, हाई डेंसिटी प्लाज्मा फिजिक्स, ये सब आपकी समझ के बाहर चली जाएंगी चीज़ें। तो आप जस्ट सुनो इस बात को ना, ठीक है। बायोमेडिकल साइंसेज, इन सभी क्षेत्र में हम एंटी प्रोटॉन और आयंस का क्या यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर स्टडी करने के लिए फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च तैयार की गई है। ओके, जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई क्यों बनाया गया था। ऑप्शन देख करके आप आराम से लगा दोगे, रटने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर है। एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो डैमस्टेड में आपको मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन 2017 में यहाँ पर शुरू हुआ और उम्मीद है कि 2025 तक पूरा भी हो जाएगा। 4 साइंटिफिक पिलर्स इसके अंदर में मिलते हैं। पहला है एटॉमिक प्लाज्मा फिजिक्स एंड एप्लीकेशन, इसको कहते हैं APPA। दूसरा है कंप्रेस्ड बैरोइक मैटर, जिसका नाम है आपका CBM। तीसरा है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, एस्ट्रोफिजिक्स एंड रिएक्शन, NUSTAR। एंड चौथा है आपका एंटी प्रोटॉन एनहिलेशन एंड डैमस्टेड, पांडा, ठीक है, PANDA। ये 4 मिशन इसके अंदर में हो गए, 4 साइंटिफिक पिलर्स इसके अंदर में हो गए। ओके, रफली 3000 से ज़्यादा साइंटिस्ट इसके अंदर में हैं। 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऑलरेडी वर्किंग कर रही हैं, एक्सपेरिमेंट फैसिलिटीज़ में योगदान यहाँ पर कर रही हैं। आपको मिलेगा द प्रोजेक्ट इज़ रियलाइज्ड बाय पार्टनर्स फ्रॉम फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर है। 2014 में सब साइन किया गया। ओके, और फर्स्ट जो एसोसिएट मेंबर था UK था, जिसने 2013 में इसको ज्वाइन किया। ओके, तो ये सब काम पहले से चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन 2017 में शुरू हुआ, 2025 तक पूरे होने की कोशिश की जा रही है। यह है फेयर का एरियर व्यू, यहाँ पर काम चल रहा है और इस तरीके की फैसिलिटी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैसिलिटी के अंदर क्या, कब, कहाँ पर, कैसे होगा, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बहुत समझो आप बात को कि उतना ही पढ़ रहे हैं जितना काम का है। ओके, ये सब भी पढ़ सकते थे, मैं और 2 घंटे की स्टडी इसके ऊपर करता और आपको ये भी पढ़ा देता। ओके, बट नॉट इम्पोर्टेंट तो नॉट इम्पोर्टेंट।
द कमिंग इन टू द बीइंग ऑफ फेयर, आपको यहाँ पर मिलेगा कि एन ऑलमोस्ट हमने पूरे 10 साल तक इसके ऊपर सोचा और बात की। इसके बाद हमने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर तैयार की 2010 में, जिसका नाम है फेयर। और इस फेयर कंपनी की मदद से हम यहाँ पर अपना जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फाउंडर कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन आता है, जर्मनी, रशिया, इंडिया यहाँ पर है, तो आपको भैया भूलना नहीं है, इंडिया इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ फेयर। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। और इंडिया की तरफ से जो जाता है वो है बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता का। ओके, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको 4 प्रोग्राम यहाँ पर बताए इंडिया के, सॉरी ये आपके जो फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटोन एंड आयन रिसर्च है, इसके 4 प्रोग्राम हैं, APPA, CBM, NUSTAR एंड पांडा। इंडिया का कंट्रीब्यूशन इनमें 2 बड़े प्रोग्राम में है। NUSTAR में इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है और इंडिया पार्टिसिपेट करता है इन द पांडा। अब क्या करता है, नोट इम्पोर्टेंट। ओके, ये आपका यहाँ पर ख़त्म होता है आर्टिकल। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है, अगला आर्टिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल आपको बताता है 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्स के जितने भी रहस्य हैं वो सब इससे सुलझाए जा सकते हैं। यूनिवर्स के रहस्य को सुलझाने के लिए पहले यूनिवर्स में दिखना तो चाहिए, और इस देखने के लिए ही ये 30 मीटर टेलीस्कोप यहाँ पर बनाया गया है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स एंड इंजीनियर्स ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और ये बिल्ड कर रहे हैं मिलकर के 30 मीटर टेलीस्कोप विच विल हेल्प इंडियन इंडस्ट्रीज एंड साइंस एज अ जाइंट लीप फॉरवर्ड। तो इससे हमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी आगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या यूनिवर्स में हम अकेले हैं, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स की नेचर क्या होती है, पहला स्टार कहाँ से आया, गैलेक्सीज कैसे फॉर्म होती हैं, डार्क एनर्जी कॉनड्रम क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश हम इस 30 मीटर टेलीस्कोप के जरिए करेंगे। ये एग्जैक्ट फोटो है, जो छोटा वाला फोटो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा हम इसको यहाँ पर डेवलप करेंगे। और इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो फीचर आपको इस बड़े फोटो में देखने के लिए मिलेंगे। इसके अंदर जो आपका कह सकते हैं लेंस लगाया गया है, हर एक टेलीस्कोप के अंदर लेंस होता है। ओके, इसके अंदर जो लेंस लगाया गया है उसका डायमीटर है 30 मीटर। सो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर कहा है 30 मीटर टेलीस्कोप। ओके, इसीलिए हमने इसको 30 मीटर टेलीस्कोप कहा है, क्योंकि इसका जो लेंस है उसका डायमीटर 30 मीटर है। बाकी आप देख सकते हो कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो 12 टाइम्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रेजोल्यूशन 12 टाइम्स है, यानी कि यह हमें साफ और क्लियर पिक्चर्स अवेलेबल करा सकता है। ओके, टोटल कलेक्टिंग एरिया भी आपको मिल जाएगा, मतलब अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो लगभग 655 स्क्वायर मीटर का एरिया ये कवर कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये भी चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। तो 30 मीटर डायामीटर आप मतलब यहाँ पर समझ चुके होंगे। ये PIB की न्यूज़ है 10 नवंबर 2020 की, और PIB अगर आप देखें 10 नवंबर 2020 का, ज़्यादा पुराना नहीं है, 1 साल ही हुआ है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कोलैबोरेटेड विद नोबेल लॉरिएट्स एट 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। और ये 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है बिटवीन कैलटेक, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कनाडा, जापान, चाइना एंड इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इंडिया भी इसमें जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें TMT इज़ करंटली इन ए प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज, अभी बना नहीं है, बन जाएगा 2035 तक उम्मीद है बनने की। और कंस्ट्रक्शन के रूप में जो शुरू होगा वो 2024-25 से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, 2035 तक बना कर खड़ा कर देंगे। ओके, मोस्ट प्रीफर्ड साइट जो है बनाने की वो है आपका डोरमेंट वोल्केनो माउना किया, जो कि आइलैंड ऑफ हवाई पर है, US के अंदर। बाकी इसके लिए कोई आप देख सकते हो कि ये हमने अल्टरनेटिव साइट भी चूज़ की है, कनारी आइलैंड स्पेन के अंदर। अगर किसी वजह से यहाँ पर कुछ हुआ तो हम शिफ्ट कर देंगे इधर आपका कनारी आइलैंड स्पेन के अंदर। द एक्सपीरियंस गेंड इन डेवलपिंग प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज, बिल्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मैनेजिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट विल बी यूजफुल व्हेन इंडिया स्टार्ट्स टू बिल्ड सच प्रोजेक्ट ऑफ इट्स ओन। तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर इंडिया इंटरनेशनल मदद यहाँ पर करता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास अपना खुद का भी लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप यहाँ पर था, जिसका डायमीटर सिर्फ आपको 2.3 मीटर का मिलेगा, जिसका नाम था बेनू बाप्पू और टेलीस्कोप एट कवालूर तमिलनाडु के अंदर रखा हुआ। उसके बाद हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से 3.6 मीटर का बनाया देवस्थल टेलीस्कोप, जो कि उत्तराखंड के अंदर रखा हुआ है। इसके अलावा पूरी दुनिया में 30 मीटर टेलीस्कोप बनाने की बात यहाँ पर चल रही है। उसके अलावा 39 मीटर टेलीस्कोप यानी कि यूरोपियन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप बनाने की बात चल रही है। और इसके साथ साथ ही 25 मीटर का जायंट मैगेलन टेलीस्कोप भी यहाँ पर बनने की बात है। ओके, तो ये सब याद रखो कि भाई इंडिया के पास क्या है और दुनिया भर में क्या काम चल रहा है। तो हम
हमारे जो टेलीस्कोप है छोटे हैं, बट हम मदद पूरी कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। रियलाइजिंग दिस, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स एंड इंजीनियर्स इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज्वाइन किया कि वो 30 मीटर टेलीस्कोप बनाएंगे। भाई एक उत्साह भी तो यहाँ पर होता है कि कुछ करके दिखाएं, ठीक है, तो उसके लिए हमने ज्वाइन किया। इन दिस एंडेवर इंडिया, जापान, चाइना, कनाडा और द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड कैलटेक इन यूएसए, इन सभी ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर ज्वाइन किया। इंडिया इस प्रोजेक्ट में 10% हिस्सा रखता है। इंडिया इज अ 10% पार्टनर इन द प्रोजेक्ट। ओके, टीएमटी एक पावरफुल ऑप्टिकल इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, और मैंने आपको बताया कि इसका कलेक्टिंग एरिया कितना है। और तो और यहाँ पर आप देखोगे कि द 3 प्राइम टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज़ की गई हैं, वो आपको मिल जाएंगी कि विल शेप द फ्यूचर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। और इसके मिरर सेगमेंट ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं कि 492 मिरर सेगमेंट मिलेंगे, विच विल एक्ट एज अ मिरर ऑफ 30 मीटर इन डायमीटर आपको मिलेगा। प्रिसीजन कंट्रोल मिलेगा, और साथ ही साथ एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज भी इसके अंदर में यूज़ की गई हैं। ओके, तो जस्ट याद रखो, थोड़ा सा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से पिलर्स इसके अंदर हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज़ की जा रही हैं। एक सिस्टम के रूप में आपको यहाँ पर याद रखना है कि व्हाट इज़ 30 मीटर था, इसका मतलब क्या है, 30 मीटर का मतलब क्या होता है, कहाँ पर बन रहा है, इंडिया के पास क्या था, ठीक है, दुनिया भर में और क्या क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। द कैपेबिलिटी ऑफ अ टेलीस्कोप इज मेजर्ड बेस्ड ऑन रिजोल्विंग पावर। एक टेलीस्कोप तभी अच्छा माना जाएगा जब उसकी रिजोल्विंग पावर अच्छी हो, लाइट गैदरिंग पावर हो, सेंसिटिविटी विच इज डिफाइंड द मिनिमम सिग्नल दैट द टेलीस्कोप कैन डिस्टिंग्विश अबव द रैंडम बैकग्राउंड नॉइज। तो मतलब कितनी सटीकता से वो हमें पिक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल करा सकता है, चीज़ों को दिखा सकता है, उसके बेस पर हम टेलीस्कोप की कैपेबिलिटी को यहाँ पर देखते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ TMT 81 टाइम्स बेटर है, और इसकी जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। ओके, लगभग 12 गुना ज़्यादा रेजोल्यूशन हमें यहाँ पर मिलेगा, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बाकी तो और भी चीज़ें देख सकते हो कि जुपिटर से हमें कितना आगे दिखा देगा, और हबल कितना दिखाता है, ये दूसरा कितना दिखा देगा, 30 मीटर। ओके, तो ऐसी सब छोटी छोटी चीज़ें ऐसा घुस के याद करने की ज़रूरत इनमें नहीं है। ऑलराइट, सम पार्ट ऑफ द पर्टिनेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि भाई डार्क एनर्जी क्या है, ऐसे कुछ जो अर्थ के आउटर स्पेस के पार्ट्स हैं जो कि हमें नहीं पता या फिर उनके बारे में कम पता है, ऐसे डिस्कस किए गए। व्हाट इज एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट, उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, डार्क एनर्जी डार्क मैटर क्या होता है, और तो और एक्सो प्लैनेट्स का एक्सप्लोरेशन किस तरीके से किया जाता है, ये सब हम TMT के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो सभी के अंदर आपको बेसिक जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में लिखना है कि हम इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि किस प्लेनेट के अंदर CO2 प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, मीथेन है, कार्बोनेट, सिलिकेट मिले। ओके, इन सब की प्रेजेंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं, इनको बायोमार्कर कह सकते हैं। ओके, ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान में रखो। एडेप्टिव ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी, ये एक पार्ट है, मैंने यहाँ पर आपको 3 पार्ट बताए, 3 प्राइम टेक्नोलॉजी पार्ट बनाए, मिरर सेगमेंट, प्रिसीजन कंट्रोल और एडेप्टिव ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर जो एडेप्टिव ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी है ये आपका देखेगी कि अर्थ के अंदर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो टर्बुलेंस है, जो दिक्कतें यहाँ पर आएंगी इस ऑब्जर्वेटरी को यूज़ करते वक्त, वो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए डिसएडवांटेज हो जाती है, दिक्कत पैदा करती हैं। ओके, तो इससे क्या है कि इमेजेस जो हैं वो ब्लर हो जाती हैं, वो अच्छी नहीं हो पाती। इसीलिए आपका एडेप्टिव ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ यहाँ पर करेंगे, और इससे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में टर्बुलेंस है उसको कम किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, जिससे कि पिक्चर्स जो हैं वो क्लियर यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। मकसद याद रखो, बाकी मत याद रखो। डिज़ाइनिंग ब्लैक एंड साइंस इंस्ट्रूमेंट, इंडिया इन सब चीज़ों में अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इंडिया इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द बैक एंड इंस्ट्रूमेंट। इसका हम एक बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है वाइड फील्ड ऑप्टिकल सॉफ्टवेयर। ओके, ये इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं, इसका मतलब हम ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 30 मीटर टेलीस्कोप के अंदर। ओके, इंडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द एंड टू एंड ऑप्टिकल डिज़ाइन एनालिसिस टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये सब काम इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप लिख पाओगे, ना ही पूछा जाएगा। ओके, बात ख़त्म हो गई। डेवलपिंग की सॉफ्टवेयर सिस्टम, और यहाँ पर इंडिया बहुत सारे और भी सिस्टम डेवलप कर रहा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग सम ऑफ द प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑफ द TMT। कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, देखो ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मेगा साइंस प्रोजेक्ट हैं उनमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, जिनमें इंडिया डायरेक्ट पार्टनर है या फिर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है, उसके बारे में सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक दिस अफेयर
प्रोग्राम है आपका यहाँ पर। ओके, फिर फैसिलिटी जो हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, स्क्वायर किलोमीटर एरे हो गया, 30 मीटर टेलीस्कोप हो गया, इनके बारे में पूछा जाएगा। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। उसके बाद आगे आ जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को बने हुए 80 साल हो गए और इन्होंने क्या किया लेदर के क्षेत्र में। जस्ट एक निगाह मारने की कोशिश करते हैं कि क्या किया गया इनके द्वारा। द लेदर इंडस्ट्री ऑक्यूपाई प्रोमिनेंस इन द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर प्रोवाइड होता है, लगभग 4.5 मिलियन पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिसमें से कि 30% तो वुमेन ही यहाँ पर है। 1948 के अंदर CSIR के अंदर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था, जो कि तमिलनाडु के अंदर बेस है, और इसने क्या किया कि जो आपके लेदर इंडस्ट्री है उस लेदर इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च को बढ़ावा दिया। नाम से ही है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की किस तरीके से लेदर की और ज़्यादा प्रोसेसिंग वगैरह करके हम उससे और ज़्यादा बेनिफिट या इकोनॉमिक आउटकम निकाल सकते हैं। ओके, ये सब काम यहाँ पर किए गए। तो द इंस्टीट्यूट्स एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो कि इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा चलाए जाते हैं सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इसके ज़रिए हमें नए ह्यूमन रिसोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ जो कि लेदर इंडस्ट्रीज़ में नई जॉब क्रिएशन के लिए या फिर एक एम्प्लॉय बेस बनाने के लिए ज़रूरी हो जाती हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ कैसी हैं? लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूड करती हैं कि किस तरीके से वाटरलेस क्रोम टैनिंग प्रोसेस की जाती है लेदर की, इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन बेस्ड ज़ीरो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज किया जाता है, स्मार्ट लेदर्स बनाए जाते हैं, कंपोस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस बनाया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ ड्राई टैनिंग किस तरीके से होती है, एंड हाई वैल्यू कोलेजनस प्रोडक्ट। ये सब क्या है, कैसे है, आपको नहीं पढ़ना, ना ही मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च किया, ना ही मुझे इनके बारे में पता है। ओके, ये आपका काम नहीं है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये लोग क्या पढ़ेंगे जो इस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट समझो कि हाँ सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ है, ये कुछ करता है और लेदर से रिसर्च ऐसे ऐसे काम यहाँ पर होते हैं। ये आपको याद भी नहीं रखना, बस आपके एक दिमाग के हिस्से में चीज़ें पड़ी रहनी चाहिए कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वरना इतना सारा कहाँ याद रखोगे। ये सब काम यहाँ पर हुआ अंडर द लेदर टेक्नोलॉजी मिशन। अब देखो CSIR CLRI का अपना एक लेदर टेक्नोलॉजी मिशन भी चल रहा है। ओके, इसके अंदर जो ट्रेडिशनल कोल्हापुरी चप्पल इंडस्ट्री है और इन द अथानी लेदर क्लस्टर ऑफ कर्नाटका, उसको इन्होंने यहाँ पर रिवाइव किया। ओके, तो इस मिशन के अंदर में आप देख सकते हो कि कोल्हापुरी सैंडल्स जो कि आपके कर्नाटक के अंदर फेमस थे, उसको रिवाइव किया इस मिशन के ज़रिए। ओके, तो ये काम भी ये लोग कर रहे हैं। ओके, तो ट्रेडिशनल कल्चर विजडम को रिवाइव करने का काम भी ये लोग कर रहे हैं। ये चप्पल बहुत ही फेमस थी वहाँ की और वो लुप्त ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए, तो उसको रिवाइव करने के लिए अब चप्पल किस चीज़ से बनेगी, लेदर वगैरह से तो बनेगी ना। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। CSIR CLRI प्लीज टू कंटिन्यू इट्स जर्नी कीपिंग इन माइंड इट्स मोटो ऑफ डूइंग बेटर टुडे देन यस्टरडे फॉर एवर। ओके, तो इनका मोटो भी है और साथ ही साथ एंड बिल्डिंग लाइफ फ्रॉम द बॉटम। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम IMSWDS। ओके, तो इसके बारे में देखते हैं एक दो लाइन कि क्या बातें यहाँ पर की गई हैं। ओके, बात की जाती है इसके अंदर सीधी सीधी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। म्यूनिसिपल के अंदर अलग अलग तरीके का वेस्ट यहाँ पर जनरेट होता है। सॉलिड वेस्ट स्पेशल होता है, लिक्विड वेस्ट नहीं होता है ज़्यादा। ओके, सॉलिड वेस्ट के अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं, वन इज़ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड सेकंड इज़ प्लास्टिक वेस्ट। ओके, अदर वेस्ट भी ऑल्सो आते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं। ओके, बट मेनली दो चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर क्या काम किया जाए, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। विद एवर हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वेस्ट भी लगातार जनरेट हो रहा है। अभी लगभग 62 मिलियन टन होता है, उम्मीद है कि 2030 तक 165 मिलियन टन होगा। डंपिंग ऑफ गार्बेज जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ रही है, बहुत भारी मात्रा में लैंड हमारी ख़राब हो रही है, जो ज़मीनें हैं वो हमारी यहाँ पर ख़राब हो रही हैं। तो इस तरीके के जो लैंडफिल्स यहाँ पर बनाए गए हैं वो बहुत गहरे बनाए गए थे, लेकिन अब वो पूरे भर चुके हैं और ऊपर तक भी जा रहे हैं। तो इसी वजह से आप देखो कि साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आज की तारीख में ज़रूरी है। ओके, ये होता है ऐसे, वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। ओके, तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन आपका ख़त्म हो गया। जब हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तब हम सिर्फ वेस्ट की ही बात नहीं करते, हम बात करते हैं वेस्ट को
एनर्जी में कन्वर्ट करने की, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने की। ओके, वेस्ट टू एनर्जी या वेस्ट टू वेल्थ इज एन ऑप्शन जिससे हम सस्टेनेबल तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, और यही एक मोस्ट सिग्निफिकेंट तरीका भी यहाँ पर है। ओके, स्टडीज़ ये कहती हैं कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो इंडिया में जनरेट होता है उसमें 40 से 60% जो हिस्सा होता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर का। तो मैंने आपको ये बताया ना कि ऑर्गेनिक मैटर प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा होता है, तो लगभग 40 से लेकर के 60% हिस्सा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, और आपका जो बाकी का हिस्सा है वो इस तरीके का आपको मिलेगा। अगर आपने इस ऑर्गेनिक वेस्ट का अनसाइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल किया तो वहाँ से मीथेन जनरेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड मीथेन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस पावरफुल देन CO2, 86 टाइम पावरफुल देन CO2। ओके, साथ ही साथ और पॉल्यूटेंट जो कि लीचिंग वगैरह के जरिए वाटर बॉडीज़ के अंदर जाएंगे, बाकी के हेल्थ प्रॉब्लम्स आप समझते ही हैं। तो इसीलिए साइंटिफिक एंड जो पॉपुलर टेक्नोलॉजीज़ हैं डिस्पोजल की वो हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। मतलब हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, बायो मिथेनेशन प्लांट यहाँ पर लगा सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह आप जानते हैं कि उनको भी कर सकते हैं। ओके, तो इस समय अगर हम देखें लगभग 553 कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं, 56 बायो मिथेनेशन प्लांट भी यहाँ पर हैं, RDF प्लांट है, वेस्ट टू एनर्जी ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर आपके लगे हुए हैं। लेकिन कुछ इश्यूज इनके रिगार्डिंग है, लाइक सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट नहीं होता। जब तक प्लास्टिक वेस्ट को ऑर्गेनिक वेस्ट से अलग नहीं करोगे, ऑर्गेनिक वेस्ट का आप साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे कर लोगे। ओके, लो कैलोरीफिक वैल्यू आपको, मतलब जो एनर्जी यहाँ पर आप जनरेट कर रहे हो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी नहीं है of the waste and challenges in the operation of maintenance of the plants। ओके, प्लांट्स की मेंटेनेंस भी अच्छी नहीं है। जो ये आपके 553 और 56 तरीके के बायोमिथेनेशन प्लांट यहाँ पर हैं, उनकी सिचुएशन भी सही नहीं है। सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए, मैनेजमेंट के लिए साइंटिफिक तरीके से हो, आपका सिस्टम डेवलप किया गया था जिसका नाम है इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, जो कि डेवलप किया गया बाय CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के अंदर यहाँ पर है। ओके, और इन्होंने इस तरीके का सिस्टम डेवलप किया जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किए गए थे उनसे थोड़ा सा मैच यहाँ पर करता है, इन द लाइन विद दिस। ओके, द इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम स्टार्ट विद मैकेनाइज सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसके अंदर पहले सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन किया जाता है। सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन करने के बाद जो मेटेलिक वेस्ट है उसको अलग कर देंगे, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग कर देंगे, लाइक फूड, वेजिटेबल। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है लाइक प्लास्टिक, पैकेजिंग मटेरियल, पाउचेज, उनको अलग कर देंगे, और जो इनर्ट वेस्ट है जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आता, लाइक स्टोन्स हैं, ग्रासेस हैं, उनको अलग कर देंगे। उनको अलग करने के बाद इनको अलग अलग चैम्बर्स में भेजा जाएगा जहां पर इनकी अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग हो सके। ओके, तो द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट जो है मतलब आपका इस तरीके का कि फूड है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, ग्रासेस है, इस वेस्ट को हम डिकम्पोज करके एनारोबिक तरीके से बायोगैस्टिफिकेशन कर सकते हैं, और इस बायोगैस्टिफिकेशन के जरिए हम बायोगैस यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ओके, बायोगैस के अंदर आपका मीथेन होती है, CO2 होती है, ठीक है। तो इन सब का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर होती हैं उनको भी हम यहाँ पर अलग कर सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसको कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो आपका इस तरीके से काम यहाँ पर होगा कि बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट को इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। दूसरा मेटेलिक वेस्ट यहाँ पर आ जाता है, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ तकनीक यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक वेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए भी डिस्पोजल सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए। मैं कुल मिलाकर के बताना चाहता हूँ आपको कि MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कॉलोनीज से यहाँ पर आएगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद उसका सेग्रीगेशन किया जाएगा। वैसे सेग्रीगेशन जो है वो एट सोर्स होना चाहिए, जहाँ से आपने इकट्ठा किया है वहीं से ही होना चाहिए। ओके, आपके घर के आसपास कूड़े की गाड़ियां आती होंगी भारत सरकार के द्वारा, जिसमें आप अपना कूड़ा डालते हो। आप देखिएगा उसमें गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा तो लिखा होता है, लेकिन उसके साथ में उसके नीचे में आपको बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसका बॉक्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर किसी के घर में कोई भी मेडिकल मान लो चोट भी लगी है ना आपके घर में, और आपने पट्टी वट्टी भी की है, तो वो बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, उसको आपको अलग उस डिब्बे में डालना होता है, बट हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं। ओके, तो सेग्रीगेशन के लिए आप देखो पॉलीमर्स को अलग कर लिया, ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग कर लिया, इनर्ट वेस्ट को अलग कर लिया, और अलग अलग वेस्ट यहाँ पर आपने कर लिए, उसका अलग अलग तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग प्रोसेस यहाँ पर हो जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इंटीग्रेटेड तरीके से इस काम को करते हो। बायोमास वेस्ट है, लाइक ड्राई वेस्ट वगैरह है, उनका भी अलग तरीके से यहाँ पर जो है आप
मैनेजमेंट करते हो, और बायोगैस ही बेसिकली आप यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हो, और सिनगैस भी आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो। सिनगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, ओके, हाइड्रोजन, ओके। तो सिन गैस को आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हो। पॉलीमर वेस्ट है, यानी कि प्लास्टिक वगैरह है, सैनिटरी वेस्ट है, उन सभी का भी आप यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हो बाय प्लाज्मा गैस्ट्रिफिकेशन और पायरोलाइसिस के बेस पर। लगभग टेम्परेचर चाहिए होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर आप इस वेस्ट को यहाँ पर ख़त्म करते हो और इस तरीके से मैनेजमेंट करते हो, और इससे हम बनाते हैं पायरोलाइसिस ऑयल, जिसको टर्म किया जाता है पेट्रो अलायंस फ्यूल के रूप में, ओके। और प्रोसेसिंग करके आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो पॉलीमर वेस्ट भी हो गया, प्लास्टिक वेस्ट हो गया आपका, किस तरीके से यूज़ करते हो, और ऑर्गेनिक वेस्ट भी यहाँ पर हो गया, किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं मैनेजमेंट उसका, ओके। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें योजना मैगजीन के अंदर भी कवर हो चुकी हैं, बट फिर भी मैंने इस आर्टिकल को आपको कवर यहाँ पर कराने की कोशिश की है। उसके बाद CSIR ने अपना यंग साइंटिस्ट अवार्ड यहाँ पर बांटे 2021 के। तो इसके बारे में जस्ट एक स्लाइड आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि द CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड ये दिए जाते हैं 35 साल से कम के यंग साइंटिस्ट को, जिन्होंने CSIR के सिस्टम्स को प्रमोट करने के लिए, उनमें एक्सीलेंस लाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर, केमिकल साइंसेस के अंदर, अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेस के अंदर, और इंजीनियरिंग साइंसेस के अंदर एंड फिजिकल साइंसेस के अंदर, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कैश प्राइज होता है 50,000 रुपये, और इसके अलावा जब तक आप 45 साल के नहीं हो जाते, मतलब 45 साल के होने तक, आपको यहाँ पर 7,000 रुपीज़ एंड 500 पर मंथ भी मिलते हैं। उसके अलावा 5 लाख रुपए भी मिलते हैं, तो बहुत सारा पैसा मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ विनर्स की लिस्ट दी गई थी। हमें विनर्स की लिस्ट से कोई मतलब नहीं, हमारे एग्ज़ाम में उनके नाम भी नहीं पूछे जाएंगे, ओके। उनके काम, ठीक है, उन्होंने क्या क्षेत्र में काम किया, दो एक काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसमें से। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हैं आपके, इन्होंने क्या है, मैकेनिक्स ऑफ जीन रेगुलेशन, जेनेटिक एंड एपीजेनेटिक फैक्टर्स के बारे में बात की है। इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूजिंग जीनोमिक टेक्नोलॉजीज। तो जीनोमिक टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके जीन एक्सप्रेशंस के रेगुलेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर काम किया। जो दूसरे हैं उन्होंने यहाँ पर काम किया, इन्होंने डेवलप किया नेक्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी पॉइंट को हमें इग्नोर नहीं करना है, ओके। तो एग्रीकल्चर की रिलेटेड अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर इंसेक्टिसाइड किस तरीके से यूज़ हों उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। ए पार्ट फ्रॉम अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, सी लेवल भी राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी देखने के लिए मिल रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, जिससे कार्बन और नाइट्रोजन का जो एक रेशियो होना चाहिए वो रेशियो सही नहीं है, और इसी की वजह से इंसेक्ट का अटैक बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि डेजर्ट लोकस्ट भी इंडिया के अंदर आनी शुरू हो गई हैं। इससे क्या है, इससे ये है कि इंसेक्ट का जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज होता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जिससे उसको अलग अलग जगह पर ब्रीडिंग ग्राउंड भी यहाँ पर जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, इंक्रीजिंग देयर फूड इनटेक एंड लीड इनटू रैपिड इंक्रीज इन रिप्रोडक्शन, और साथ ही साथ उनकी एवरेज नंबर ऑफ जनरेशन भी यहाँ पर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वार्म क्लाइमेट उनको चाहिए ब्रीडिंग के लिए, और वो उनको अवेलेबल हो जाता है, स्पेशली इन इंडिया ऑल्सो, ओके। दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो के कारण जो पेस्ट हैं आपके, this scenario has converted several insects into pests of different crops, in addition causing direct harms to plants। इससे उनकी संख्या बढ़ेगी, प्लांट्स को नुकसान होगा, तो इसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इंडिया पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर है। हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, लगभग 17 से 18% कंट्रीब्यूट भी यहाँ पर है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिपेंडेंट है। टोटल क्रॉप लॉस भी कम नहीं है, वो भी 30 to 40% है, मतलब क्रॉप जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस भी यहाँ पर हो जाती है, जिससे हमें लगभग 70 से 80 बिलियन USD डॉलर का नुकसान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ओके। तो इस समय जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड हैं या फिर अलग अलग तरीके के जो पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन इंसेक्ट्स भी धीरे धीरे यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो उन पर असर होना शुरू हो जाता है। हाउएवर मोस्ट एग्जिस्टिंग इंसेक्टिसाइड्स आर हाईली रिएक्टिव
मॉलिक्यूल्स दे कैन इंटरेक्ट विद नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉल्यूट देम। साथ ही साथ जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स मौजूद हैं, पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में मैं कह सकता हूँ कि रिएक्शंस कर सकते हैं, रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर पेस्टिसाइड वाटर बॉडीज़ के अंदर गया तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में कन्वर्ट होकर के रिएक्ट कर करके कुछ ऐसा आप कह सकते हो कि केमिकल यहाँ पर फॉर्म कर सकता है जिससे मरीन इकोसिस्टम को नुकसान हो। इसी वजह से कहा जाता है कि कुछ जो ऐसे हैं उनका टॉक्सिक इम्पैक्ट भी यहाँ पर होता है। तो ये सब चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत थी। इन क्वेस्ट टू आइडेंटिटी इंसेक्ट स्पेसिफिक टारगेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इंसेक्ट को देखो कि भाई डेजर्ट लोकस्ट है, कौन सा इंसेक्टिसाइड फर्क करेगा, उसको ख़त्म करेगा, सिर्फ उसी को ही टारगेट करते हुए बनाना है। ओके, ये सब यहाँ पर डेवलप किया गया फॉर सीड एंड मॉलिक्यूल डेवलपमेंट। इस तरीके के पाथवे यहाँ पर निकाले गए। इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस को समझना चाहिए, तब जाकर के उसके बिहेवियर लाइक फीडिंग, फॉरेजिंग, इस सभी को समझ करके ऐसा इंसेक्टिसाइड यहाँ पर तैयार करो जो कि डायरेक्ट उसको यहाँ पर टारगेट करने का काम करे। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस डेवलपमेंट एंड flight needs energy reserve, so when an insect goes to the pupa formation it results an ample amount of energy in the reserve sugar and अलग थी। ओके, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप यहाँ पर याद रखो कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपको इसके बारे में कवर करने की कोशिश की। अगला जो अवार्ड यहाँ पर दिया गया, इस अवार्ड के बारे में लिखा हुआ है कि यूरेनियम अलग अलग सोर्सेज से इंडिया के अंदर निकलता है। इंडिया में बहुत सारी यूरेनियम की माइंस भी हैं, और लेकिन नॉन कन्वेंशनल सेकेंडरी सोर्सेज से यूरेनियम को रिकवर करने की बात इस आर्टिकल के अंदर में की गई है। ओके, तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने की ज़रूरत है। न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी के रूप में जानी जाती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमें एक बेसिकली ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए होता है जिसका नाम है यूरेनियम, और स्पेशली यूरेनियम 235 हमें यहाँ पर चाहिए होता है। लेकिन यूरेनियम के भंडार इंडिया के पास कम है, लेकिन कुछ हद तक हैं। कुछ माइंस हैं जो इंडिया के अंदर हैं, लाइक जादूगोड़ा माइंस आपको मिल जाएंगी। इस तरीके की कुछ माइंस हैं जहाँ पर यूरेनियम के भंडार आपको मिलेंगे। ओके, बट हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए भारी मात्रा में, तो आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए नॉन कन्वेंशनल सेकेंडरी सोर्सेज भी ज़रूरी हैं यूरेनियम के, और इस तरीके के सोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो कि सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में वर्क कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक सी वाटर। सी वाटर से हम यूरेनियम को निकाल सकते हैं। यूरेनियम की रिकवरी कर सकते हैं फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज लाइक माइन टेलिंग के जरिए, सिंथेसिस या एफ्लुएंट के जरिए, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए यूरेनियम को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। याद रखना कि ये जो सोर्सेज से आप यूरेनियम निकालोगे ये बहुत ही कम होगा, मात्रा में बहुत ही कम होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी है, हो सकता है आगे इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके। ओके, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है। यूरेनियम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सी वाटर, मतलब सी वाटर से आपको निकालना, इज एन इमर्जिंग प्रोसेस एंड एन आर्किटाइप ऑफ ब्लू इकोनॉमी टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्लू इकोनॉमी का यूज़ करना ये यहाँ पर आ जाता है। सी वाटर के अंदर आप देखो 1000 गुना मोर अमाउंट ऑफ यूरेनियम है, पूरी दुनिया में जितना है उसका 1000 गुना सी वाटर के अंदर में यहाँ पर है। इसीलिए इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है कि न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हम यूरेनियम को सी वाटर से निकाल करके लाएं। ऐसी सब डेवलपमेंट चल रहे हैं, नैनो मटेरियल्स का यूज़ किया जा रहा है, और इस तरीके की नई नई टेक्नोलॉजीज चाइना के अंदर भी देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, फिर बस ये चीज़ आपकी यहाँ पर ख़त्म हो गई। ये आपकी मैगज़ीन यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। और बहुत कुछ डिस्कस किया, बहुत सारे जो आप देख सकते हो कि आर्टिकल इसके अंदर में डिस्कस किए गए। मैं बस इतना कहूँगा कि भैया वीडियो को फैलाओ, वीडियो को शेयर करो, ऐसे कम्युनिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। याद रखो इस चीज़ को। और ये सब मेहनत आप लोगों के लिए है, हमें भी नई चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं, बट आपको इसको शेयर तो करना ही करना है। ओके, जस्ट इसको शेयर कर दो। ओके, तो चलो फिलहाल मैं वीडियो को एंड करता हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।